हेलो स्टूडेंट्स, ये है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का लेक्चर 6। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम लोग आवेश के सतत वितरण के बारे में पढ़े थे कि रेखीय आवेश सतत वितरण, रेखीय घनत्व, पृष्ठीय सतत वितरण, पृष्ठीय आवेश घनत्व। फिर पढ़े थे आयतन आवेश वितरण और आयतन घनत्व। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना। उसमें हम लोग बल का व्यंजक प्राप्त किए थे। इसमें हमें इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल का व्यंजक प्राप्त करना। फिर उसके बाद आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत बल का व्यंजक प्राप्त करना। और फिर पढ़ेंगे विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। ये पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल। अब देखिए, पृष्ठीय आवेश वितरण हम बताए थे पिछले लेक्चर में। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के ऊपर होता है तो उसे हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। उसके लिए हम लोग ये भी डिफाइन किए थे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हमने क्या माना था? छोटा सिग्मा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर क्या होता था? Q/A, आवेश बटे में क्षेत्रफल। और छोटे से क्षेत्र के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखा था हमने dQ/dA। ठीक है, ये पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये किसी भी आकृति का एक पृष्ठ है। ये कोई पृष्ठ है, इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैपिटल A मान लेते हैं और इस पर Q आवेश फैला हुआ है। और घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा मान लेते हैं, छोटा सिग्मा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q/A, आवेश बटे क्षेत्रफल। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि ये कैसे लिखते हैं, Q/A कैसे आता है। अगर छोटे से क्षेत्रफल की बात करें, इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल, और सूक्ष्म क्षेत्रफल में यदि सूक्ष्म आवेश हो तो उसके लिए हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं? dQ/d। ठीक है, अब हमें इसके कारण, मतलब इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदुवत आवेश पर विद्युत बल का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर एक बिंदुवत आवेश Q0 रखा हुआ है। ये एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, यही हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, हमें इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण इस पर बल का व्यंजक प्राप्त करना है, विद्युत बल का। तो विद्युत बल के लिए हम लोग कूलाम का नियम पढ़े हैं। विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। ये फॉर्मूला पढ़े ना, K Q1 Q2 बटे में कितना? R²। ये बीच की दूरी होता था और ये 2 आवेश होते थे। लेकिन हम लोग उस समय एक और चीज पढ़ते थे कि ये जो Q1 Q2 होता था वो स्थिर और बिंदुवत आवेश होते थे। यानी कहने का अर्थ है कि कूलाम का नियम जो है वो सिर्फ बिंदुवत आवेश के लिए सत्य है। मतलब जब तक बिंदुवत आवेश नहीं रहेगा हम लोग कूलाम का नियम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमें इस पूरे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण इस बिंदु पर लगने वाला बल निकालना है, तो हमें पहले क्या करना होगा कि हम इसके सूक्ष्म भाग की कल्पना करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं इसका छोटा सा क्षेत्रफल, ये एक छोटा सा क्षेत्रफल dA है। सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है? dA है। और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल में dQ आवेश है। मतलब ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पूरा पृष्ठ है, इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल dA है और छोटे से क्षेत्रफल में छोटा सा आवेश, मतलब सूक्ष्म आवेश dQ है। अब ये सूक्ष्म आवेश को हम लोग बिंदुवत मान सकते हैं और बिंदुवत मान के इन दोनों आवेशों के बीच कूलाम का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इसका हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। देखिए, यहां से मान लेते हैं इस
क्यू की दूरी r है, मतलब डी क्यू ये जो क्षेत्रफल है डी ए सूक्ष्म क्षेत्रफल, इससे क्यू नॉट की दूरी क्या है r है। अच्छा एक चीज और, हम लोग परीक्षण आवेश को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, धन आवेश मानते हैं, ठीक है। तो ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो इस पर क्या होगा, इस सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण इस पर प्रतिकर्षण डीएफ लगेगा। डीएफ का मतलब कि सूक्ष्म आवेश के कारण क्यू नट पर सूक्ष्म बल डीएफ लग रहा है, ठीक है। तो डीएफ के डायरेक्शन में हम एकांक सदिश आर कैप मान लेते हैं, क्योंकि बल है सदिश है, तो हम उसके दिशा में एक एकांक सदिश आर कैप मान लेते हैं, और इसके बीच की दूरी क्या है आर। अब डीक्यू के कारण क्यू नट पर हम कूलाम का बल जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखते हैं डीक्यू के कारण क्यू नट पर विद्युत बल, ठीक है। डीक्यू के कारण क्यू नट पर विद्युत बल, तो कितना हो जाएगा, सूक्ष्म विद्युत बल डीएफ कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 मान लेते हैं डी क्यू, Q2 को मान लेते हैं क्यू नॉट, और बीच की दूरी क्या है आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। और देखिए इधर सदिश है, तो इसको भी सदिश हम बनाने के लिए इधर आर कैप से गुणा करेंगे, और आर कैप से गुणा करने का मतलब ये एकांक सदिश है और इसका परिमाण क्या होता है एक होता है, और इसकी दिशा दिए गए सदिश की दिशा में होती है। तो ये क्या बन गया, ये भी सदिश और ये भी सदिश। तो डी एफ बराबर, अब देखिए यहाँ से के को हम लोग लिख भी सकते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ चुके हम लोग। ये अच्छा एक चीज और, ये डी क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे डी क्यू बराबर हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तीसरा किसी गुणा होगा, तो ये सिग्मा इंटू डी ए। तो डी क्यू के जगह पे लिखेंगे सिग्मा इंटू डी ए इंटू क्यू नॉट बटे में कितना आर स्क्वायर और आर कैप। ये तो सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण, यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल के सूक्ष्म आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल निकाले हैं। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें तो पूरे पृष्ठ के कारण बल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, इस छोटे से भाग के कारण अगर कोई चीज पता हो, इस सूक्ष्म भाग के कारण कितना बल लग रहा है, तो पूरे भाग के कारण कितना बल लगेगा, तो उसका हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे कुल पृष्ठीय आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल, मतलब कुल पृष्ठीय आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, डीएफ इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए क्यू नॉट बटे कितना आर स्क्वायर और ये आर कैप। अब इसका लिमिट हम क्या लेंगे, तो लिमिट हम क्या मान सकते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है ए। तो अगर मान लीजिए कि ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो ये मान सकते हैं कि सबसे सूक्ष्म जो कण होगा, मतलब जो सबसे सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा वो लगभग 0 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिमिट ले लेंगे, 0 से लेकर कहां तक, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है ए, तो 0 से ए। तो डीएफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कैपिटल एफ। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसका मान बाहर निकाल लेते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा और ये क्यू नॉट बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में क्या रह गया 0 टू ए, इसमें क्या रह गया डी ए बटे में कितना आर स्क्वायर और ये आर कैप। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल। अगर मान लीजिए कि हमें नोट्स बनाने हैं, इसके अच्छे से लिखना है लैंग्वेज, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले लिखेंगे माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है जिस पर क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। फिर से सुनिए, माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है जिस पर क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है तथा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है।
बात समझ में आई? उसके बाद क्या लिखेंगे, इस पृष्ठीय आवेश के कारण, इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण इससे कुछ दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना है। ये अपने को लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। मतलब हेडिंग देने के बाद जो अभी बताएं वो लिखने के बाद ये डायग्राम बनाना है और ये फिर अच्छे से नोट कर लेना है। अब देखते हैं अगला हेडिंग, इसे मिटा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए। अब अगला हेडिंग है आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत बल। आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत बल, तो ये भी पृष्ठीय आवेश वितरण की तरह ही सॉल्व होगा, इसमें भी कुछ ज्यादा मतलब सोचना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका लैंग्वेज बताएंगे, लास्ट में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पृष्ठ है जिसका आयतन है, आयतन मतलब ये 3D पिक्चर है, ठीक है। इसमें ऐसे बना लेते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, ठीक है। इसमें ये कोई मोटाई भी है, मतलब थोड़ी सी, तो लंबाई चौड़ाई यानी ये 3D पिक्चर है, इसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि इस पर ये Q आवेश समान रूप से फैला हुआ है, इसका आयतन कितना है, V है, और आवेश, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व V है, नहीं, आयतन आवेश घनत्व रो है। तो इस रो का मान क्या होता है, Q/V। इससे पहले लेक्चर में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q/V। अगर इसके छोटे से आयतन की बात किया जाए कि छोटे से आयतन dV में यदि सूक्ष्म आवेश dQ है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रो बराबर dQ/dV। तो dQ का मान क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रो इंटू dV। इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे बाद में। अब क्या करते हैं, देखिए अपना हेडिंग है आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत बल। यानी कहने का अर्थ है कि ये आयतन आवेश वितरण है जिसका आयतन V है और इस पर Q आवेश, इस पूरे पर Q आवेश फैला हुआ है और इसका घनत्व क्या है, रो है। तो हमें इसके कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदुवत परीक्षण आवेश पर कितना बल लगता है वो हमें ज्ञात करना है। तो मानते हैं यहाँ पर एक परीक्षण आवेश, सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q नॉट है, ये धनावेशित है, ठीक है। तो फिर वही जिससे हम पहले टॉपिक में पढ़े थे कि कूलाम का बल जो है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इस आयतन का एक सूक्ष्म भाग मानना पड़ेगा और सूक्ष्म भाग का सूक्ष्म आवेश कितना होगा, dQ होगा, और उस dQ के कारण पहले इस पर बल निकालेंगे और फिर पूरा बल निकालने के लिए उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वही कंडीशन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इसका सूक्ष्म आयतन, इसका सूक्ष्म भाग dV है, ठीक है, और इस सूक्ष्म आयतन dV में सूक्ष्म आवेश कितना है, dQ है। ये सूक्ष्म आयतन dV है और इसमें सूक्ष्म आवेश कितना है, dQ है। अब इस dQ से इस बिंदु की दूरी, बिंदुवत आवेश मतलब परीक्षण आवेश की दूरी कितना है, R है। तो इस dQ के कारण इस पर बल लगेगा बाहर की ओर, कितना, dF, और dF की दिशा में एकांक सदिश हमने क्या मान लिया, R का। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें सीधे कूलाम का नियम, पूरे पृष्ठ के कारण कूलाम का नियम तो लगा नहीं सकते, तो इस dQ के कारण Q नॉट पर बल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि dQ सूक्ष्म आवेश है, तो सूक्ष्म आवेश क्या मानेंगे हम लोग, बिंदुवत आवेश मान सकते हैं, और बिंदुवत आवेशों के बीच कूलाम का नियम लगाया जा सकता है।
तो सूक्ष्म आवेश dq के कारण q नॉट पर विद्युत बल, तो ये भी सूक्ष्म बल होगा क्योंकि पूरा आवेश इस पूरे आयतन में है। यहाँ पर सूक्ष्म आवेश dq है, तो सूक्ष्म आवेश dq के कारण इस q नॉट पर सूक्ष्म बल लगेगा, तो सूक्ष्म बल को हमने नाम दे दिए dF। तो फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 बटन कितना R स्क्वायर, तो Q1 कितना है यहाँ पे dq और Q2 कितना है Q नॉट, बीच की दूरी R, तो ये R स्क्वायर हो गया। अब इधर सदिश है तो इसको भी हम एकांक सदिश देकर सदिश बना लेते हैं, तो ये हो गया dF। तो k का मान रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq का मान रख सकते हैं रो इंटू dv q नॉट बटन कितना R स्क्वायर, और ये हो गया R कैप। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने तो सूक्ष्म आवेश dq के कारण q नॉट पर बल निकाला है, हमें पूरे आयतन के कारण बल निकालना है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। पूरे आयतन आवेश के कारण बल, तो क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका dF, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dv q नॉट बटे में R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R कैप, और इसका लिमिट क्या ले लेंगे उसी तरह 0 से इसका कुल आयतन कितना है v, तो dF का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना f, और जो कांस्टेंट है इसमें बाहर निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट क्यों है समझ में आता है, 4 वो कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7, एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है वो भी कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलता। ये Q नॉट जो परीक्षण आवेश माने हैं वो भी क्या है कांस्टेंट है, घनत्व ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसके प्रत्येक एकांक आयतन में आवेश की मात्रा देखिए, यहाँ पे सूक्ष्म आवेश के लिए भी घनत्व उतना ही है, और पूरे आवेश और आयतन पूरे आवेश और पूरे आयतन के लिए भी घनत्व उतना ही है, तो इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें बचा क्या dv बटे में R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R कैप लिमिट 0 टू v, ये हो गया आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल। अब इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं हम लोग, लैंग्वेज देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माना किसी ठोस का आयतन v है जिस पर q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, किसी ठोस का आयतन v है जिस पर q आवेश समान रूप से फैला हुआ है तथा इसका आयतन आवेश घनत्व रो है। ठीक है, इतना लिखने के बाद इस आयतन आवेश वितरण के कारण इससे कुछ दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश q नॉट पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना है, या लगने वाले बल का गणना करना है। उसके बाद ये डायग्राम बना के ये पूरा अच्छे से नोट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या था इसमें, विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, जैसे मान लीजिए, पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद लिख लेंगे इसको लैंग्वेज में। मान लीजिए कि ये कोई निकाय है, एक यहाँ पे एक बड़ा सा निकाय है। ठीक है, इस निकाय में कई सारे कण हैं, बहुत सारे आवेश स्थित है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक है Q1 आवेश,
यहाँ पर है Q2 आवेश, यहाँ पर है Q3 आवेश, यहाँ पर है Q4 आवेश, यहाँ पर मान लेते हैं Q5 आवेश है, मतलब 4-5 आवेश इसमें स्थित है। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक आवेश पर इन सारे आवेशों द्वारा लगने वाला बल का परिमाण, मतलब किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बल का सदिश योग के बराबर होता है। मतलब कि इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, फिर इसके कारण जो इस पर बल लगेगा, इन सबका सदिश योग परिणामी बल के बराबर होगा, जो कि Q1 पर कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए कि Q2 के कारण इधर बल लगेगा, जिसको क्या लिखते हैं, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, 2 के कारण पहले पर लगने वाला बल, ऐसे लिखते हैं। फिर 3 के कारण इस पर लगने वाला बल F3 हो जाएगा। फिर 4 चौथे के लिए इस पर बल लगेगा इधर, ये 4-1। फिर इसके कारण इस पर बल लगेगा इधर, तो F5-1। तो कहने का अर्थ है कि Q1 पर जो परिणामी बल है, इन सभी बलों का सदिश योग क्या होता है, बराबर होता है। और यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, यानी कि Q1 पर परिणामी बल, Q1 पर परिणामी बल वेक्टर F बराबर, Q1 पर परिणामी बल वेक्टर F बराबर सभी का सदिश योग, यानी कि F12 प्लस F13, F14, F15, ऐसे ही और भी आवेश रहे तो सबको हम लोग सदिश जोड़ेंगे, मतलब डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, उन सबका सदिश योग होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, तो हम इसे लिख रहे हैं, अनेक आवेशों के कारण, अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले बल, अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी कहने का अर्थ है कि अनेक आवेश, यहाँ पे बहुत सारे आवेश है, अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, यानी लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के अलग अलग बल के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसे वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।